सो हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों का। तो आज है हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 166 नंबर का वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस क्वेश्चन का नामकरण करके बताऊंगा आप लोगों को कि आखिर इसको हम किस नाम से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आती है इतनी बात समझ में। तो यहाँ पे ये जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने कंपेयर किया है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ nth ऑर्डर ऑफ होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, nth ऑर्डर, यानी कि हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या होगा, n होगा। तो यहाँ पे d टू द पावर n y अपॉन में dx टू द पावर n प्लस में एज इट इज मेरे पास में -1 करके टर्म्स चलती जाएगी। एंड a नोट a1 a2 से लेकर an तक मेरे पास क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट कोफिशिएंट हो जाएंगे। और मेरे पास में y है यहाँ पे, तो ये मेरे पास में y के फॉर्म में लीनियर हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब सबसे मेन चीज तो ये होमोजीनियस है, वो आखिर कैसे। तो देखिए, जब भी हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म में आरएचएस में 0 की टर्म आती है, जिसकी जगह पे हमारे पास आरएक्स अगर 0 हो तो हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस होगा। और अगर आर जो कि फंक्शन होता है एक्स का, जिसकी जगह होती है आरएचएस में, वहां पे अगर एक्स का कोई टर्म आ जाता है तो मैं कहूंगा कि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। बट अकॉर्डिंग टू करंट कंडीशन यहाँ पे मेरे पास में 0 अवेलेबल है, तो मैं कहूंगा कि ये हमारे होमोजीनियस इक्वेशन है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, मेरे पास में प्रेजेंट कंडीशन में अवेलेबल हाईएस्ट ऑर्डर 4 है, तो ये फोर्थ ऑर्डर की हो जाएगी। एंड सेकंड थिंग, होमोजीनियस है एंड लीनियर है डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये हो गया है इसका नामकरण। अब हम बात करते हैं कि हम इसको सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको कन्वर्ट करना होगा इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में। एंड सेकंड थिंग कि ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको इस इक्वेशन में रिप्लेस करना पड़ेगा y इज इक्वल टू e टू द पावर mx को। अब सबसे मेन चीज तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि जब आप y इज इक्वल टू e टू द पावर mx सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे केवल y की जगह पे ही e टू द पावर mx सब्स्टिट्यूट करना इनफ नहीं होगा। मुझे तो dy बाई dx भी चाहिए, d2y बाई dx स्क्वायर भी चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि y को विद रेस्पेक्ट टू x आपको डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा बोथ साइड्स, तब जाके आपके पास में अवेलेबल सब्स्टिट्यूशंस कंप्लीट हो पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन किया है, तो मेरे पास में फर्स्ट डिफरेंशिएशन dy बाई dx क्या आ जाएगा, e टू द पावर mx का, तो e टू द पावर mx एंड इसका जो पावर है mx, उसमें मेरे पास x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा एंड m मेरे पास आगे आ जाएगा। एंड अगेन d2y बाई dx स्क्वायर निकालेंगे आप, तो मेरे पास में m स्क्वायर e टू द पावर mx आएगा। अब यहां तक आते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, जैसे कुत्ते के खड़े होते हैं, कि आप अटेंशन में आ जाओ फुली कि मैं जिस भी ऑर्डर का यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाल रहा हूं ना, तो उसी ऑर्डर का मेरे को यहाँ पे इसका पावर मिल रहा है। तो यहाँ पे dy बाई dx के लिए m की पावर 1i, d2y के लिए m दी पावर 2i एंड d क्यूब के लिए मेरे को नो डाउट विदाउट हेजिटेशन मैं लिख सकता हूँ m क्यूब e टू द पावर mx आएगा। एंड d4y बाई dx टू द पावर 4 के लिए m टू द पावर 4 e टू द पावर mx आएगा। सो मैंने ये सारे जो वैल्यूज है इनको मैंने हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में फाइनली पुट किया है। तो मेरे पास में 4m टू द पावर 4 माइनस 12m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस में 27m माइनस 18 एंड जो मैंने e टू द पावर mx अब तक बताता आया वो e टू द पावर mx एक ही बार में y को बाहर कॉमन लेके निकाल दिया है। अब देखो मैंने क्या कहा, देखो जो मैंने कहा वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, e टू द पावर mx को बाहर निकाल के रखा है। अब यहाँ से आप e टू द पावर mx को RHS में भेज दोगे तो मेरे पास में जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी 4m टू द पावर 4 माइनस 12m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस में 27m माइनस 18 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें ये जो फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन मिली है, इस अलजेब्रिक इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे ये जो रूट्स निकालने हैं ये इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं जितना हमें दिख रहा है। पहली चीज तो क्योंकि फोर्थ ऑर्डर है तो आपको देख के लग रहा होगा कि इसका हम कैसे निकालेंगे। तो पहली चीज तो जब भी इस तरह कोई आए तो आपको ट्राई करना है m इज इक्वल टू 1 या -1 रख के कि ये इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। सेटिस्फाई से मतलब है कि इसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 या -1 रखने पे भी 0 मेरे को मिलती है अगर, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को। ओके, तो मैंने m इज इक्वल टू 1 रखा यहाँ पे, तो मेरे पास में आप जब रखेंगे तो मेरे पास में 0 मिल जाएगा। पहली बात तो अगर यहाँ पे 0 मिल रहा है इट मीन्स m-1 जो है इस फोर्थ ऑर्डर अलजेब्रिक इक्वेशन का मेरे पास क्या है, एक रूट है। तो m-1 से ये पूरी तरह से डिवाइड भी होना चाहिए, पर डिवाइड कितने टाइम्स होगा इसके लिए मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। तो m-1 से हमने इस अलजेब्रिक इक्वेशन को डिवाइड किया है। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट
टर्म में ये कितनी बार जाएगा, 4m³ टाइम्स में जाएगा। तो 4m³ को आपको इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करके यहां लिख देना है। सो 4m⁴ आ जाएगा, माइनस में 4m³ आ जाएगा। अब जब आप माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहां से -12 प्लस 4 क्या आ जाएगा, माइनस का 8m³ आ जाएगा एंड ऊपर वाली टर्म्स को मैंने एज इट इज नीचे उतार दिया है। अब यहाँ पे -8m³ में कितने टाइम्स जाएगा m का डिवाइड, -8m² टाइम्स जाएगा ना। तो यहाँ पे -8m² को मैंने इन दोनों के साथ अगेन मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया -8m³ प्लस में 8m²। ठीक है, आती है इतनी बात समझ में। अब अगेन मैं यहाँ से माइनस करूंगा तो मेरे पास ये अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस। तो यहाँ से मेरे पास में आ जाएगा -8 - 1 -9m² एंड -9m² में m कितनी बार जाएगा, -9m टाइम्स जाएगा। तो -9m को हमने इन दोनों के साथ अगेन मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा 18m -18 रिमेनिंग रह जाएगा एंड ये मेरे पास अगेन कैंसिल आउट एंड यहाँ पे भी मैंने 18 टाइम्स डिवाइड कर दिया है तो मेरे पास में ये दोनों भी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से जब मेरे पास m-1 पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है तो हम इसको लिख सकते हैं m-1 मल्टीप्लीकेशन 4m³ -8m² -9m प्लस में 18 = 0। अब अगेन जब मेरे को यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन मिली है तो मुझे इसमें भी m = 1 और -1 से स्टार्ट करना है, ये रख के कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं इस इक्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे जब m = 1 और -1 आप रखेंगे तो यहाँ पे 0 नहीं बनेगा पहली चीज, तो आप खुद भी अपने लेवल पे रख के ट्राई कर सकते हैं। बट जब मैं यहाँ पे m = 2 रखता हूं तो मेरे पास में ये इक्वेशन 0 में कन्वर्ट हो जाती है। इट मीन्स यहाँ पे m-2 मेरा अनदर फैक्टर होगा यहाँ पे इस क्यूबिक एल्जेब्रिक इक्वेशन का। तो यहाँ पे मेरे पास में m-2 जब इसका फैक्टर है तो हम इसको अगेन डिवाइड करेंगे कि यहाँ पे ये कितनी बार में इसमें भाग जाता है। सो m-2 का मैंने डिवाइड किया है इस क्यूबिक इक्वेशन में तो मेरे पास में 4m² टाइम्स जाएगा। तो 4m² में यहाँ पे हम दोनों को वापस से मल्टीप्लाई किया तो 4m³ -8m² आ गया, जहां से अगेन ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास ये दोनों ही टर्म कैंसिल आउट हो गए तो मैंने ऊपर से नीचे उतार के लिखा माइनस का 9m प्लस में 18। अब -9m में m का डिवाइड कितनी बार जाएगा, -9 टाइम्स जाएगा। तो मैंने -9 को इन दोनों के साथ अगेन मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया -9m प्लस में 18। अगेन ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए। इट मीन्स यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ m-1 m-2 4m² माइनस में 9। अब 4m² -9 ये देखते ही आपको यहाँ पे a² - b² का फॉर्मेट याद आ जाना चाहिए, जहाँ पे a + b एंड a - b में आप इसको लिख सकते थे। तो यहाँ पे 2m - 3 लिख सकते हैं एंड 2m + 3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जब मैं इन तीनों ही फैक्टर्स को इक्वेट करता हूं 0 के तो मेरे को मिलेगा m = 1 2 3/2 एंड -3/2, जो कि मेरे पास रियल तो है ही है बट ये डिफरेंट है, एक दूसरे से मैच कोई भी नहीं कर रहा, तो ये डिस्टिंक्ट रूट्स भी है। ठीक है, सो द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो हम क्या कहेंगे कि y = c1 e⁻x, c2 e⁻2x, c3 e⁻3/2x, c4 e⁻−3/2x। सो यहाँ पे x का कोफिशिएंट में आता है हमारा ये जो रूट्स हमने निकाले हैं, जहां से c1 c2 c3 एंड c4 मेरे पास क्या आ जाएंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। सो ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच देखने के लिए।